नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं अक्षर भारती मराठी इसके भाग 3 में से अंतिम जो लेसन है जगणं केकटसचं, इसमें कोई नंबर दिया हुआ नहीं है, तो 12 के बाद में ये आपको स्थूल वाचन के अंतर्गत आता है। लेकिन इसके क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, टेस्ट में ज़रूर आते हैं और आपको ये पढ़ना एक ज़रूरी है, इसलिए इसका भी मैं व्याख्या आपको बता दे रही हूँ। तर जगणं केकटसचं हे स्थूल वाचन कोणी लिहिलेलं आहे? तर वसंत शिरवाळकर यांनी। अभी हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं, लेखक के बारे में, कि प्रसिद्ध लेखक व साहित्यिक यानी वो प्रसिद्ध लेखक थे, साथ ही साथ में साहित्यकार थे, है ना। त्यांचे विविध मासिकातून वनस्पती विषयक लेखन प्रसिद्ध आहे। उन्होंने वनस्पति शास्त्र में यानी उन्होंने वनस्पति शास्त्र के अंदर जो है अपना डिग्री लिया हुआ है ना। वाळवंटी प्रदेश म्हणजे प्रचंड उष्णता व कोरडेपणा असणारा, तसेच रेताळ आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष असणारा प्रदेश। वो बोलते हैं वाळवंटी प्रदेश मतलब क्या है? जहाँ पे रेती रेत होती है ना, ऐसा प्रदेश। वहाँ पे बहुत गर्मी भी होती है, कोरडेपणा यानी रुक्षता, एकदम रूखेपना भी होता है, और वैसे ही रेताळ यानी सब जगह रेती रेत होती है, आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष, पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, ऐसा प्रदेश। वाळवंटी प्रदेशातली केक्टस ही काटेरी आणि कमी पाण्यावर जगणारी वनस्पती त्या प्रदेशातील इतर वनस्पतीचे प्रतिनिधित्व करणारी प्रमुख वनस्पति आहे। वो बोले कि उस देश में, वाळवंटी देश में यानी जहाँ वाळू हो, जहाँ रेती रेती हो, ऐसे देश में केक्टस एक ऐसा कांटे वाला, कम पानी पर जीने वाला वनस्पति है जो उस प्रदेश के वनस्पति का प्रतिनिधित्व करती है ना। सबसे मुख्य रूप से वहाँ पे जो है केक्टस होते हैं, है ना। प्रस्तुत पाठात लेखकाने वाळवंटी प्रदेशात उगवणाऱ्या केक्टस या वनस्पतीचे वैशिष्ट्ये, तिचे उपयोग, कमी पाण्यातही टिकून राहण्याची तिची क्षमता याचे सूक्ष्म वर्णन केलेले आहे। अब हमको लेखक बोलते हैं कि केक्टस जो है उस जगह पर जहाँ पर कि कम पानी हो, वो कैसे रहता है और किस तरीके से वो उस क्षेत्र में उगता है, उसकी क्या क्या विशेषता है, उसके क्या क्या जो है उपयोग हैं, ये सारी बातें हमको यहाँ पर इस लेसन में लेखक ने बताई है। अब हम इसको शुरुआत कर देते हैं। वाळवंटी प्रदेश म्हणजे ठणठणीत कोरडेपणा। वाळवंटी प्रदेश यानी जो वाळू से भरा हुआ प्रदेश, यानी जो बिल्कुल रेताड़ रेती जहाँ पे हो, ऐसा प्रदेश जो है वहाँ पर म्हणजे ठणठणीत कोरडेपणा, यानी वहाँ पर सिर्फ रूखा ही पन होता है, कोरडेपणा यानी रूखापन। पाण्याचे दुर्भिक्ष आणि रेताळ जमीन, पानी की भयंकर कमी, है ना, पानी का भयंकर अभाव, और फिर उसके बाद में रेताळ जमीन यानी चारों तरफ सिर्फ रेती और रेती ही रेती। आता ह्या तीन गोष्टी जिथे एकत्र येतात तिथे जीवन कसे फुलणार? वो बोले ये तीनों चीज़ें यानी रेती, पानी की कमी और सूखा, ये तीनों चीज़ें अगर एक जगह पर आ जाए तो वहाँ पर जीवन कैसे फूलेगा, यानी जीवन कैसे, लोग कैसे जिएंगे। पण निसर्ग हा मोठा जादूगर है। वो बोलते हैं लेकिन जो निसर्ग है, प्रकृति है, नेचर है, इसमें बहुत बड़ा क्या है, जादू है ना। वाळवंटी प्रदेशातही खास तेथील अशी जीवसृष्टी आहे, वनस्पती आहेत, या वनस्पतीवर जगणारे प्राणी आहेत। वो बोले की वाळवंटी देश में यानी कि रेगिस्तान में खास तेथील अशी जीवसृष्टी आहे ना, वहाँ की एक ऐसी खास जीवन जीने वाली वनस्पति है कि उस वनस्पति और उस वनस्पति के ऊपर जगने वाले कई प्राणी भी है। पाण्याखेरीज वनस्पती व प्राणी जगूच शकत नाही, हे तर खरेच, यानी पानी के बिना तो वनस्पति और प्राणी कोई भी जिंदा ही नहीं रह सकता, ये तो सच है। पण वाळवंटी प्रदेशांना थोडेसे का होईना पाणी मिळते, आणि निसर्गाची बहादुरी अशी की ह्या थोड्याशा पाण्यावर तो तेथे वनस्पति फुलवतो। वो बोलते हैं कि पाण्याखेरीज तो यानी पानी के बिना तो वनस्पति बिल्कुल जिंदा नहीं रहती, न ही कोई इंसान या कोई प्राणी जी सकता है। पर जो रेगिस्तान होता है इस प्रदेश में थोड़े से क्यों ना हो, पर पानी मिलता है, यानी बारिश होती है 2-3 साल में एक आध बार तो होती है ना, उतनी तो भी होती है। पर निसर्ग की बहादुरी देखिए कि ह्या थोड्याशा पाण्यावर तो तिथे वनस्पति फुलवतो, कि इतने थोड़े से पानी में भी वहाँ पर जो है वनस्पति यानी पेड़ पौधे लग जाते हैं, परंतु वो थोड़े अलग तरह के होते हैं ना, आणि तेथले प्राणी जगवतो, और वहाँ के प्राणी भी जो है वो उस कम पानी पर ही जिंदा रहते हैं। हम देखते हैं कि रेगिस्तान में क्या होता है, ऊँट 30 दिन का, 1 महीने भर का पानी जो है एकदम पी लेता है, और उस पानी पे वो 1 महीने तक एक बार पीकर 30 दिन तक वो रह सकता है। वैसे ही यहाँ के जो वनस्पति है वो क्या है, तो कैक्टस है। कैक्टस भी क्या करती है, भरपूर
पानी जमा अपने अंदर कर लेती है और चाहे फिर कितना भी कड़ी धूप हो उस पाणी का उपयोग वो पुरे साल तक अगल्या बारिश आने तक करती रहती है. वाळवंटातील जीवनसृष्टी हा खरोखर पृथ्वीवरचा एक चमत्कार आहे. वो बोले रेगिस्तान में अगर जीवन देखा जाए तो जीने वाली चीज़ों को देखा जाए तो ये पृथ्वी के ऊपर का एक बहुत बड़ा चमत्कार है. वाळवंटी प्रदेशात वर्षातून एखादाच पाऊस होतो. वो बोलते हैं सालभर में एखादाही बारिश वहाँ पर होता है. कधी तर 2-2, 3-3 वर्षे पावसाचा ठिकाणा नसतो. कभी कभी 2-2, 3-3 साल भी वहाँ बारिश नहीं होती है. अवर्षणाच्या ह्या प्रदीर्घ काळात हा प्रदेश अतिशय वैराण व वृक्ष दिसतो. बोले जब बारिश नहीं होती है, सूखा होता है, उस समय में यहाँ का ये जो प्रदेश है, ये जो देश है, बहुत ज़्यादा सूखा और वैरान यानी एकदम वीराना दिखाई देता है. चारों तरफ सिर्फ रेत और रेत, गरम हवाएं और न झाडों का नामो निशान कुछ भी नहीं दिखता है. तेथे जी काही झाडे व झुडपे असतील त्यावर त्या काळात एकही पान असत नाही. और वहाँ पे अगर कोई झाड़ अपनी तक धर के यानी अपनी जान लेकर किसी तरीके से खड़ा भी हो तो उस झाड़ पे हमको एक पत्ता भी नहीं दिखता है. जीवन सुकून सुकून निष्प्राण झाल्यासारखे वाटते. यानी हर चीज़, झाड़ हो, मनुष्य हो, जानवर हो, हर चीज़ जो है सूख के बिल्कुल निष्प्राण, जैसे कि उसके प्राण निकल गए हो, जैसे वो मृत हो गई हो, ऐसी दिखाई पड़ती है. मग एक दिवस पाऊस पडतो और फिर उसके बाद में एक दिन बारिश आती है आणि एखादी जादू व्हावी त्याप्रमाणे झाडाझुडपांना पालवी फुटते और ऐसा लगता है जैसे कोई जादू हो गया हो. और वो पेड़ जो कि बिल्कुल बिना पत्ते के ऐसे ही सूखे खड़े थे, ऐसा लग रहा था जैसे मृत प्राय हैं, मर गए हैं. उन झाड़ों में धीरे धीरे जो है पालवी यानी पत्ते लगने लगते हैं, पत्ते फुटने लगते. आणि जमिनीत दीर्घकाळ सुप्तावस्थेत पडून राहिलेल्या बियांमधून रोपे वर येतात. और ऐसी बीजें जो ज़मीन के अंदर सुप्त अवस्था में, निद्रा अवस्था में जो है पड़ी रहती है, वो बारिश के पानी से जो है वो क्या करती है, वो उसमें से छोटे छोटे रोप, छोटे छोटे पौधे ऊपर निकलने लगते. पाहता पाहता या रोपांवर भरगच्च फुलं लागतात. और फिर ये जो रोप वो बारिश के दिनों में उग जाते हैं बारिश के पानी से, उसमें फिर देखते ही देखते भरगच्च यानी बहुत सारे ढेर सारे फूल लगते हैं. इतके दिवस ओसाड पडलेला भूप्रदेश पाना फुलांच्या हिरव्या, पिवळ्या, लाल रंगानी एखादा बगीचासारखा चित्रमय दिसू लागतो. और बोलते हैं इतने दिनों से एकदम वीरान पड़ा हुआ, ओसाड पडलेला यानी वीरान पड़ा हुआ ये भूप्रदेश जो है ये अब पान, फूल, हरे, पीले, लाल रंग के फूलों से एखादे गार्डन के समान, बगीचे के समान चित्रमय यानी ऐसा लगता है जैसे हम कोई चित्र देख रहे हो, कोई सीन देख रहे हो, ऐसा दिखाई देने लगता है. कवीने म्हटल्याप्रमाणे मरुभूमीचे नंदनवन होते. और जैसा कि कवि बोलते हैं कि मरुस्थल जो है उसका नंदनवन हो जाता है यानी वहाँ का स्वर्ग, वो स्वर्ग बन जाता है कुछ दिनों के लिए. पण हे वैभव पहाटे पडणाऱ्या स्वप्नाप्रमाणे थोडाच काळ टिकणारे असते. वो बोलते ये जो वैभव है, ये जो संपन्नता है इसकी, ये तो थोड़ी ही देर टिकने वाली होती है ना. क्योंकि क्या होता है, लवकरच पुन्हा सूर्य आकाशातून आग ओकू लागतो. क्योंकि जल्दी ही जो है सूर्य क्या होता है, आकाश में से भयंकर कड़क धूप नीचे ओकने लगता है. यानी नीचे उसकी भयंकर कड़क धूप जो है वो आने लगती है. हवा तापल्या तव्यासारखी गरम होते. हवा जो है इतनी गरम हो जाती है जैसे कोई हम तवा अगर रोटी बनाने के लिए तवा गरम कर लेते हैं, उतनी गरम तो हवाएं लगने लगती है. आणि पाणी, फुले, गवत करपून जाऊन जमिनीत त्यांचा भुगा होऊन पड़तो. और जो अभी जो पेड़ छोटे छोटे उगे थे, उनके ऊपर सुंदर सुंदर फूल लगे थे, वो सब फल, फूल, झाड़, घास सब एकदम करप जाते हैं यानी जल जाते हैं. और ज़मीन के अंदर उनका पाउडर जैसा भुगा यानी पाउडर जैसा होकर वो गिर जाते हैं. वाळवंटाचे ओसाळ भकास जीवन पुन्हा शुरू होते. और फिर मरुस्थल का फिर से वो वीरान और एकदम भकास सुना सुना सा जीवन फिर से शुरू हो जाता. भकास यानी सुना सुना. पण एक गोष्ट होते, वो बोले एक बात इसमें भी रहती है ना. वो कौन सी बात रहती है, रोपांना आलेल्या बिया मातीत पड़तात. जो अभी पेड़ों में फूल लगे थे वो जब बिल्कुल जल के करप के ज़मीन के अंदर गिर जाते हैं, तो वो फूल के बाद में जो उसमें बीजें आ जाती हैं, वो बीजें भी इस मिट्टी में गिर जाती है. त्या पुढील
वर्षाचा पाऊस येईपर्यंत जीव धरून मातीत मिसळून राहतात और फिर अगले साल की बारिश आने तक वो अपनी जान अपने मुट्ठी में धर कर यानी अपने हाथों में पकड़ कर जैसे तैसे जो है उसमें मिट्टी के अंदर मिक्स होकर रहती है. पाऊस आला की उगवायचे आणि पाऊस संपून कोरडा हंगाम आला की बियांच्या रूपाने मातीत पडून राहायचे. हा जो वर वर्णन केलेला वनस्पतीचा प्रकार आहे तो अवर्षण टाळणारा आहे. अब ये बोलते हैं कि बारिश आई कि ऐसी जो बीजें हैं वो क्या करती है, बारिश आला की उगवायची यानी बारिश आई की उग जाती है. आणि पाऊस संपूर्ण कोरडा हंगाम आला और बारिश जैसी ख़त्म होती है और सूखे का मौसम आता है कि ये जो बीजें हैं मिट्टी में पड़ के रहती है. तो ये जो ऊपर जो वर्णन किया हुआ है, जो वर वर्णन केलेला वनस्पतीचा प्रकार आहे यानी जो ऊपर वर्णन किया गया है तो अवर्षण टाळणारा आहे. यानी वो वर्षा के उस काल को टालने वाला होता है. यानी वो बीजें क्या करती है, वर्षा नहीं है तो उस उगना टाल देती है और वो ज़मीन के अंदर सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है. लेकिन जैसी बारिश आती है फिर वो जीना शुरू कर देती है ना. तर वाळवंटी प्रदेशात उगवणाऱ्या वनस्पतीचा आणखी एक प्रकार असतो. यानी रेगिस्तान में उगने वाली वनस्पति का एक और प्रकार होता है तो अववर्षणाचा प्रतिकार करणारा आहे. और वो प्रकार जो होता है वो अववर्षण यानी कम बारिश जो होती है उसको बोला जाता है, अकाल बोला जाता है जिसे उसको. तो ऐसी चीज़ का प्रतिकार करता है. वो बोलता है कि मैं इस चीज़ को नहीं मानता, उसका विरोध करता है ना. या प्रतिकार करना आहे ना विरोध करना. या वनस्पती पाऊस पडतो तेव्हा जे काय पाणी मिळवता येईल तेवढे स्वतःमध्ये साठवून ठेवतात आणि कोरड्या हंगामात अगदी मंद गतीने वाढतात. यानी उन झाड़ों में हमने देखा था कि वो क्या करती है, वो झाड़ जो है पूरे जल जाते हैं धूप में और फिर उसके बाद में जो है वो पाउडर बन के जो है ज़मीन के अंदर गिर जाते. लेकिन उनके जो बीजें हैं वो गिरकर ज़मीन में सुप्त अवस्था में यानी निद्रित अवस्था में पड़ी रहती है, अगले बारिश का इंतज़ार करती रहती है. लेकिन ये जो दूसरा प्रतिकार करने वाला, विरोध करने वाला जो वनस्पति का प्रकार है ये क्या करता है, जब बारिश आती है तब जितना हो सके उतना पानी मिळवता येईल तेवढे यानी जितना हो सके उतना पानी खुद के अंदर स्वतःमध्ये साठवून ठेवतात, यानी जमा करके रख लेती है. आणि कोरड्या हंगामात यानी फिर जो सूखे का मौसम पड़ता है उस समय अगदी मंद गतीने वाढत रहतात. यानी वो पानी का उपयोग कर करके एकदम मंद यानी धीमी धीमी गति से वो पेड़ जो है वो बढ़ते रहते हैं. अवर्षणाचा प्रतिकार करणाऱ्या ह्या वनस्पतीमध्ये सर्वात महत्त्वाचं कॅक्टस. वो बोलते कि अकाल का या कम बारिश का जो है विरोध करने वाली जो वनस्पति उसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो कॅक्टस का आता है. वो सबसे इम्पॉर्टेंट. कॅक्टसची तुम्हाला ओळख करून द्यायला नको. बोले कॅक्टस की तुम्हें क्या पहचान करके देना ज़रूरी है, नहीं. कॅक्टस आता आपल्या दिवाणखान्यात येऊन पोचला है. वो तो अब हमारे ड्राइंग रूम में भी आ गया है. कॅक्टस बागेत तर लावतातच, बगीचे में तो वो लगता ही है, पण मनी प्लांट प्रमाणे कॅक्टसच्या शोभेच्या कुंड्या अनेक घरातून दिसतात. जैसे लोग मनी प्लांट के बेल को लगा के घर को जाते हैं वैसे ही कैक्टस से भी आज घर में कुंडा रख के उसकी शोभा की वस्तू, उसको सजावट की वस्तू बना लिया गया है. अगदी थोड्याशा पाण्यावर कसे वाढावे याचा नमुना दाखवण्यासाठी निसर्गाने जणू काय कॅक्टसची पैदास केली आहे. आणि वो बोले कि शायद भगवान ने कम पानी पर कैसा जीवन जीना चाहिए यही नमूना दिखाने के लिए जैसे कि निसर्ग ने या प्रकृति ने कैक्टस की पैदास की है, उसको उत्पन्न किया है. वाळवंटी प्रदेशाचा कॅक्टस हा अगदी खास प्रतिनिधी आहे. और मरुस्थल का या रेगिस्तान का जो खास प्रतिनिधि है वो कौन सा पौधा है तो वो है कॅक्टस. कॅक्टसच्या अनेक जाती आहेत. कॅक्टस की कई जातियाँ हैं. सग्वारो कॅक्टस हा कॅक्टसचा राजा. वो बोलते सग्वारो कॅक्टस जो है वो कॅक्टस का राजा है. तो 50 फूट उंचीपर्यंत वाढतो, 50 फूट ऊंचा होता है. म्हणजे कॅक्टस राक्षस असतो, यानी वो कॅक्टस का राक्षस होता है. त्याची वाढ इतकी मंद असते, उसकी जो गती है बढ़ने की वो इतनी धीमी होती है कि 50 वर्षात तो फक्त 3 फूट वाढतो, कि 50 साल में वो सिर्फ 3 फुट बढ़ता है आणि 200 वर्ष जगतो. यानी उसका जीवन काल सिर्फ 200 सालों का होता है. म्हणजे आज उभे असलेले काही सग्वारो कॅक्टस दुसरे बाजीराव पेशवे यांच्या काळापासूनचे आहेत. यानी आज जो कॅक्टस हम देखते हैं अभी भी रेगिस्तान में वो जो बाजीराव द्वितीय हुए थे उनके काल से अभी तक वैसे के वैसे ही है. तसेच सग्वारोची 50 वर्षात 3 फूट वाढ होते. ह्या हिशोबाने एक माणूस त्याच्या सबंध आयुष्यात सग्वारो कॅक्टस फार तर त्याच्या कमरेच्या थोडासा वरपर्यंत वाढलेला पाहिजे. याने
यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर सगवारो कैक्टस जो है 50 साल में 3 फुट बढ़ता है, 3 फुट बढ़ता है सिर्फ, तो उस हिसाब से अगर कोई व्यक्ति का संबंध उससे आयुष्य में कभी आता है, तो कोई भी एक व्यक्ति अपने पूरी ज़िंदगी में संबंध आयुष्य यानी पूरे जीवन में एक कैक्टस को उसके कमर से थोड़ा ऊपर तक ही बढ़ा हुआ देख सकता है। उससे ज़्यादा वो उसके जीवन काल में, अपने खुद के जीवन काल में उस कैक्टस को उससे ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं देख सकता। सगवारो कैक्टस हा असा राक्षस, तर काही कॅक्टस तुमच्या हाताच्या अंगठ्या पेरा इतके चिमुकले। वो बोलते सगवारो कैक्टस जो है एक राक्षस के समान इतना बड़ा, और जो दूसरे कैक्टस है, तर काही कैक्टस यानी दूसरे कोई कैक्टस जो है तो तुम्हारे हाथ के अंगूठे के पेरा इतके चिमुकले, यानी हाथ के अंगूठे का पहला पेरा यानी नाखून का जो हिस्सा रहता है उतना चिमुकला, यानी उतना छोटा, यानी 1 इंच के समान इतना छोटा होता है। कॅक्टसच्या झाडांची वर्षणा प्रतिकार करण्याची निरनिराळी तंत्रे पैदा केलेली आहेत। कैक्टस के जो पेड़ होते हैं उन्होंने बारिश के पानी का विरोध करने के लिए कई तरह के अपने अंदर तंत्र पैदा कर ली है, यानी उन्होंने अपने अंदर क्या कर लिए, उसके उपाय अपने अंदर बना लिए। त्यांची सगळी अंगरचना पानी साठवण्यासाठी असते। उनकी जितनी भी अंगरचना है, उनकी जो बनावट है कैक्टस की, वो सिर्फ पानी को जमा करने के हिसाब से ही बनी हुई होती है। असं ऐसा बोलेंगे तो भी चलेगा, असे म्हटले तरी चालेल। काही कैक्टस चेंडूच्या आकाराचे तर काही खांबाच्या आकाराचे। कुछ कैक्टस ऐसे होते हैं जो बॉल जैसे गोल गोल चेंडू के समान होते, और कुछ तो खंबे के समान लंबे लंबे होते। आपल्या अंगाचा कमीत कमी भाग कोरडा हवेला उघडा पडू द्यायचा, अशीच कैक्टसची धडपड असते। यानी कैक्टस जो है अपने जीवन में बहुत धड़पड़ करता है, बहुत मेहनत करता है, और वो चाहता है कि उसका जो है बॉडी का कम से कम हिस्सा जो है खुली हवा में खुला रहे। बहुत कैक्टस घड़ीदार असतात, बहुत सारे कैक्टस जो होते बहुतेक यानी अधिकतर कैक्टस जो होते घड़ीदार होते, एक के ऊपर एक उनकी परतें जमी हुई होती है। ह्या घड्यांनी 2 गोष्टी साधतात। वो इन घड़ियों के कारण जो है 2 बातें जो है उनकी सफल हो जाती है। एक अशी की घड्यांच्या आतला भाग कोरडा व गरम हवेपासून सुरक्षित राहतो, यानी घड़ी के अंदर का, उस घड़ी के अंदर वाला जो भाग है वो हमेशा सूखा नहीं होता है, वो नरम रहता है, हवे से सुरक्षित रहता है। दूसरी अशी की ह्या घड्यांचा पन्हाळीसारखा उपयोग होतो, और दूसरा ऐसा है कि ये जो घड़ियाँ होती है इसका उपयोग एखादी पाइपलाइन के समान वो करते हैं। जो कैक्टस होते हैं वो जेव्हा केव्हा पाऊस पडतो तेव्हा पावसाचे पाणी या पन्हाळ्यामधून खाली वाहत जाऊन थेट मुळांना मिळते। यानी जब कभी बारिश होती है, तब वो बारिश का पानी क्या होता है, इन पाइप नुमा आकारों में से जो है बहता हुआ सीधे कैक्टस की जड़ में पहुंच जाता है। झाडातले बरेचसे पाणी त्यांची पाने बाष्पीभवनाने गमवतात। यानी झाड़ में का जो पानी होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका पानी जो है, उसकी पत्तियाँ जो वो वाष्पीकरण यानी भाप बनकर उड़ने के कारण जो है वो अपनी जिंदगी से हात धो बैठती है। म्हणून कैक्टसच्या झाडाचे पान ही गोष्ट वर्जस करून टाकलेली है। इसलिए कैक्टस के झाड़ ने क्या किया है, अपने ऊपर से पत्तियों का नाम निशान ही हटा दिया, उसका त्याग ही कर दिया। वर्ज यानी त्याग करना। कैक्टसचे रोप लहान असते तेव्हा त्याला 2-4 छोटी छोटी पाने येतात, तेवढीच। जब कैक्टस का पेड़ बिल्कुल छोटा सा होता है तब उसमें 2-4 पत्तियाँ आती है, बस उतनी ही। उसके बाद में हमको कैक्टस के पेड़ में कभी भी पत्तियाँ नहीं दिखती। नंतर कैक्टसचे झाड़ बिनपानाचे राहते। कैक्टसच्या झाडात रसदार गर असतो। बोलते कैक्टस के झाड़ के अंदर जो है उसका जो गर होता है, उसका जो गूदा होता है या गाभा होता है, वो एकदम रसदार होता है। त्यावर प्राण्यांचा धाडी पडण्याचा मोठा धोका असतो, क्योंकि प्राणी या जानवर होते हैं, वो नरम लगता है जब चबाएंगे तो उनका जो है उसके ऊपर हल्ला बोल देना, इसका बड़ा धोखा होता है। पण कैक्टसच्या झाडाने त्याचाही बंदोबस्त केला है, पर कैक्टस के जो पेड़ है उसका भी जो है बंदोबस्त यानी व्यवस्था करके रखी हुई है। अनेक कैक्टसच्या झाडांच्या अंगावर धारदार बोचरे काटे पसरलेले असतात। अनेक यानी बहुत से कैक्टस ऐसे होते हैं जिनके बदन के ऊपर जो है भयंकर बोचरे यानी चुभने वाले काटे फैले हुए होते हैं। काय विषाद आहे मग प्राण्यांची त्याला तोंड लावायची। फिर किसी प्राणी की, किसी जानवर की हिम्मत है क्या, विषाद यानी हिम्मत या ताकत है क्या उसको मुंह लगाने की। कैक्टसची ही सारी धडपड मिळेल तेवढे पाणी
पानी स्वतःमध्ये साठवून ठेवण्याकरता असते। और कैक्टस ये जो जितनी भी धरपड़ करता है, भागा दौड़ी करता है, मेहनत करता है, वो सिर्फ अपने अंदर जितना हो सके उतना पानी जमा करके रखने के लिए करता है। हे पाणी त्यांना अर्थातच त्यांच्या मुळांमधून मिळते और ये पानी तो उनको उनकी जड़ों से ही प्राप्त होता है, क्योंकि वो साल भर का वहाँ जमा करके रखते हैं। थोड्याच वेळात पुष्कळ पाणी शोषून घेता येईल अशी या मुळांची खास रचना असते। ये जड़ें इस तरीके की होती है कि वो कम समय में बहुत ज़्यादा पानी अपने अंदर सोख के रख लेती है। पाऊस पडतो तेव्हा सुद्धा उन्हाने भाजून निघालेली वाळवंटाची जमीन फार थोड़े पानी शोषून घेऊ शकते। वो बोलते जब बारिश आती है तब ये रेगिस्तान की ज़मीन बहुत कम पानी जो है अपने अंदर सोख के रख सकती है, क्योंकि वो इतनी तपी हुई होती है कि बारिश का पानी जैसे ही उसके ऊपर गिरता है वैसे ही वो भाप बनकर उड़ जाता है, वो ज़मीन के अंदर घुस ही नहीं पाता है। ह्या अडचणीवर कैक्टसच्या झाडाने मात केली है। लेकिन कैक्टस का झाड़ रेगिस्तान में रहने वाला एक ऐसा किंग साइज है कि वो उसने इसके ऊपर मात कर दी है, उसने इस चीज़ को हरा दिया है। और यानी उस चीज़ का उसने कुछ न कुछ जो है दूसरा तरीका निकाल लिया है उससे जीतने का, है ना। कैक्टस आपली मुळे लांब लांब पसरवते आणि भोवतालच्या जास्तीत जास्त क्षेत्रातले पानी शोषून घेते। कैक्टस क्या करता है, अपनी जड़ें बहुत लंबी लंबी फैला देता है और फिर आजू बाजू के ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में का पानी वो अपने अंदर शोषित कर लेता है, सोख लेता है। सगवारो कैक्टसच्या मुळा यामुळेच 50 फुटांपर्यंत लांब असतात। सगवारो कैक्टस जो होते हैं उसकी जड़ें 50 फुट तक की लंबी होती है। कैक्टस हे अमेरिका खंडातले झाड आहे। ये अमेरिका खंड में के झाड आहे। झाडांसंबंधी आपल्या ज्या कल्पना असतात त्यांचा कैक्टसमध्ये संपूर्ण अभाव असतो। यानी हमारे आंखों के सामने जो झाड़ की एक कल्पना होती है, इमेजिनेशन होती है, उससे ये कैक्टस का पेड़ एकदम अलग होता है। जो हम सोचते हैं उसका सब अभाव इसके अंदर रहता है, कमी रहती है। झाड म्हटले म्हणजे बुंदा, बुंद्याच्या वर चौफेर फांद्या, फांद्यांच्या डहाळ्या, डहाळ्यांना पाने, असे झाडांचे डेरेदार रूप आपल्या दृष्टीसमोर असते। वो बोलते जब झाड़ बोलेंगे तो क्या, तो बुंदा यानी उसका तना, तने के ऊपर चारों तरफ फैली हुई फांदियाँ मतलब ब्रांचेस के ऊपर डहाड़े यानी ब्रांचेस के ऊपर और पतली पतली ब्रांचेस, और फिर उनके ऊपर जो है झाड़ जो है डेरेदार यानी गोल रूप ले लेता है, हरा भरा। ऐसे ही हमारे आंखों के सामने उसकी इमेज आती है। पण कैक्टसमध्ये असे काही नाही, पर कैक्टस में ऐसा कुछ नहीं होता। कैक्टस म्हणजे वरच्या बाजूला निमुळता होत गेलेला एक सरळ सोट खांब, आणि कैक्टसच्या फांद्या असतात पण त्यासुद्धा ह्या सरळसोट खांबासारख्या। वो बोले कैक्टस ऊपर जाके जो है डेरेदार गोल नहीं होता है, पसरता नहीं है, बल्कि वो ऊपर जाके निमुड़ता है, यानी कम कम होता चला जाता है और एकदम ऐसा लगता है जैसे सीधा सकट एकदम खंबा खड़ा हो। और उसकी जो फांदी यानी ब्रांचेस होती है वो भी कैसी होती है, वो भी इसी तरीके की खंबे के समान होती है। सगवारो कैक्टस हात वर करून उभ्या राहिलेल्या एखाद्या मोठ्या बाहुल्यासारखा दिसतो। सगवारो कैक्टस ऐसा लगता है जैसे कोई एक बड़ा सा गुड्डा जो है वो खड़ा है, दोनों हाथ अपने ऊपर करके। कैक्टस सुमारे 1000 जातीचे आहेत, यानी कैक्टस में 1000 जातियाँ पाई जाती है। यातील अनेकांचे आकार मोठे विचित्र यानी इनके आकार कई मतलब बहुत ही विचित्र प्रकार के होते हैं। एका कैक्टसचे नाव है सायाळ कैक्टस। एक कैक्टस को बोला जाता है सायाळ कैक्टस, कारण तो कुंपणाच्या आश्रयाने राहणारा सायाळासारखा दिसतो, क्योंकि वो कुंपण यानी जो घरों में बाउंड्री बनाई जाती है उसके सहारे से टिकने वाला है, यानी उसमें छोटी छोटी ऐसी लकड़ियाँ आड़ी तड़ी निकली रहती है और वो दीवार के सहारे से किसी न किसी सहारे से ऊपर की तरफ बढ़ता है, इसलिए उसको सायाळा जैसा दिखता है, इसलिए उसको सायाळ कैक्टस बोला जाता है। दूसरा एक कैक्टस अस्वलासारखा दिसतो, यानी वो तो किसके जैसा दिखता है, अस्वल के समान दिखता है, यानी एखादे बियर के समान। बियर को कितना बाल होता है बड़े बड़े ना, वैसे बेर के समान वो दिखता है, ठीक है। उसके बाद में म्हणून त्याला अस्वल कैक्टस असे म्हणतात। एक कैक्टस थेट पिंपासारखा दिसतो, पिंपासारखा आहे ना एखादे डब्बे के समान दिखाई देता है, म्हणून त्याला पिंप कैक्टस म्हणतात। सांबराच्या शिंगासारख्या दिसणाऱ्या कैक्टसला सांबरशिंग कैक्टस म्हणतात। आता सांबरशिंग कैसा होता है, एक ऐसा डियर जिसका बहुत सारे आड़े टेढ़े उसको सींग फुटे हुए रहते, तो उसके समान दिखाई देता है। कैक्टसला सर्वसाधारण पाणी येत नसले तरी काही कैक्टसना सुंदर फूले व रसदार फळे येतात। बोले भले उसको पत्ते नहीं आते हो कैक्टस को, लेकिन किसी किसी कैक्टस में बहुत सुंदर फूल लगते हैं और रसदार फल भी उसके अंदर लगते। सगवारो कैक्टसला शेंड्यावर येणारी फुले पुष्कळशी फुलांसारखी गेंदेदार असतात, यानी वो बोलते हैं सगवारो कैक्टस के ऊपर जो फूल लगते हैं वो गेंदेदार यानी गोल एकदम घने रूप के होते। ही फुले फुलली की थोड़ा काळ का होईना बिचाऱ्या ओसाळ वाळवंटाला सौंदर्याचा स्पर्श होतो। वो बोले ये फूल थोड़े ही समय के लिए क्यों न हो, लेकिन जब खिलते हैं तो ये वीरान पड़े हुए रेगिस्तान को सुंदरता जाके स्पर्श कर लेती है, यानी सुंदरता का स्पर्श हमें वहाँ पर दिखाई देता है, यानी हमें रेगिस्तान में भी कहीं ना कहीं सुंदरता के दर्शन हो जाते हैं साल में एक आध बार।
अमेरिकेतले रेड इंडियन लोग यानी अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उनको रेड इंडियन बोला जाता है. पूर्वीच्या काळी सगवारो केक्टसचा अनेक प्रकारे उपयोग करून घेत असत व सगवारो केक्टस का बहुत प्रकार से उपयोग कर लेते थे. अवर्षणाच्या काळात यानी जब बारिश नहीं होती थी उस काल में कैक्टस चेचून ते त्याचे पानी काढ़त यानी कैक्टस को ठेच के उसको क्या करते उसको इसमें पत्थर से उसको कूट के उसका पानी निकाल लेते थे आणि तहान शमवण्यासाठी हे पाणी पीत और फिर प्यास बुझाने के लिए पानी को पीते थे. शमवण्यासाठी यानी बुझाने के लिए. सगवारो केक्टसला फळे येतात यानी सगवारो केक्टस में फल भी लगते. त्यामधला गर कलिंगडाच्या गरासारखा असतो और उसमें का जो गर होता है उसमें का जो गूदा होता है वो एक हमारा जो कलिंगड़ होता है यानी उसको क्या बोलते हैं हम तरबूज है ना वाटरमेलन उसके गर के समान होता है. रेड इंडियन लोग ही फड़े चवीने खाता. रेड इंडियन जो लोग हैं उसको बहुत स्वाद के साथ में खाते हैं है ना. चवीने यानी आवडीने यानी उनको पसंद के साथ में खाते. फळाच्या गरात साखर घालून तो मोरवळ्यासारखा टिकवता येतो यानी अगर उसमें शक्कर डाल के उसको रख दिया जाए तो वो प्रिजर्वेटिव का कार्य करते. शक्कर उसमें वो खराब नहीं होता. रेड इंडियन लोकांचे हे ही एक खाद्य असते. रेड इंडियन लोग का ये एक प्रकार का खाना था. वर पिंप केक्टसचा उल्लेख केला आहे. ऊपर हमने एक पिंप केक्टस के नाम का उल्लेख किया. त्याचा उपयोग वाळवंटातून प्रवास करणारे लोग तहान भागवण्यासाठी करत असत. यानी उसका उपयोग जो वाळवंट में यानी रेगिस्तान में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाले प्रवासी लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए करते थे. मात्र त्याचे पाणी काढणे फार जिकरीचे काम है परंतु उसका पानी निकालना बड़ा जिकरीचा यानी बड़ा कठिन काम होता है ना. या केक्टसला फार काटे असतात. इसमें बहुत काटे होते. ते आधी तोडून काढावे लागतात. उसको पहले तोड़ के निकालना पड़ता है. नंतर केक्टसचे घट्ट साल सोलून त्याचा गर काढायचा. बाद में उसका छिलका निकालो केक्टस का. फिर उसका गर निकालो आणि तो वेचून त्याचे पाणी काढायचे और उसके बाद में उसका पानी निकालो. पाणी मिळणार ते अर्धा किंवा पाव वाटी यानी आधी कटोरी या पाव कटोरी उसमें से पानी निकलेगा. और चव सुद्धा अतिशय तुरट यानी उसकी जो चव होती है टेस्ट होती है वो एकदम आंवले के समान तुरट होती है. उसको ज़्यादा पिया भी नहीं जा सकता. तहानलेले व्याकुळ झालेला प्रवासी अगदी निरुपाय झाला तरच हा खटाटोप करेल. यानी वो बोलते हैं अगर प्रवास करने वाला व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाला व्यक्ति अगर उसको कोई उपाय दूसरा न सूझे वो बहुत परेशान हो जाए प्यास से हैरान परेशान हो जाए तो ही वह यह कार्य करेगा खटाटोप करेगा. सायाळ केक्टसची फळे मात्र स्ट्रॉबेरी सारखी चवीला मधुर असतात. वो बोलते सायाळ केक्टस जो होता है उसके जो फल होते हैं वो स्ट्रॉबेरी के समान एकदम मीठे होते हैं. वाळवंटी प्रदेशात बहुतेक झाडांना काटे असतात. यहाँ रेगिस्तान में बहुतेक झाड़ों को जो है काटे होते हैं क्योंकि बबूल के झाड़ भी वहाँ बहुत होते हैं और बबूल के झाड़ों में भी बहुत काटे होते हैं. त्याला खास कारण आहे. उसको एक खास कारण आहे. क्यों? क्योंकि ओल्या प्रदेशातही काटेरी झाडे जनावरांनी ओरबडून खाऊन टाकली तरी पाण्याची पंचायत नसल्याने ती पुन्हा लवकर उगून येतात. क्योंकि ओल्या प्रदेशात यानी जहाँ गीला प्रदेश होता है बारिश प्रचुर मात्रा में होती है वहाँ के जो काटेरी झाड़ है वो अगर जानवर खा भी लेते हैं ओरबाड़ के यानी खींच के तभी भी पानी की कमी नहीं होने के कारण वो फिर से उग जाती है. परंतु वाळवंटी प्रदेशात हे शक्य नाही. परंतु रेगिस्तानी प्रदेश में ये बिल्कुल भी आसान कार्य नहीं है. ये अशक्य है. पाण्याच्या दुर्भिक्षामुळे झाड एकदा गेले की गेले. पानी की कमी के कारण एक बार झाड मर गया तो मर गया. यासाठी ह्या प्रदेशातल्या झाडांनी काट्याची शस्त्रे बरजून संरक्षणाची खबरदारी घेतलेली आहे. इसलिए इस प्रदेश में के इस क्षेत्र में के अर्थात रेगिस्तान में के झाड़ों ने कांटों की शस्त्र यानी कांटों के जो है अपने ऊपर अस्त्र शस्त्र पहन लिए और उनको धार बना लिया है. धार परजून यानी धार लगाकर उनको तैयार कर लिया है. किस लिए? स्वरक्षण के लिए यानी खुद के रक्षण के लिए. और इस तरीके से उन्होंने अपनी रक्षा की जो जवाबदारी है वो स्वयं खुद ही ले ली है. किशोर जनवरी 1983 इस संग्रह में से इस लेसन को जगन कैक्टस स्थूल वाचन इसको लिया गया है. विद्यार्थियों मुझे पूरा विश्वास है उम्मीद है कि आपको अब ये जगन कैक्टस खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी हो प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं. घर में रहिए स्वस्थ रहिए सुरक्षित रहिए और मिले हुए अध्ययन सामग्री के साथ में पढ़ाई कीजिए. कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे पूछिए. मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए. हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए. धन्यवाद. नमस्ते.